हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में महानुवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते चलें। और अंत में आप यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो ऑप्शन है कि अटॉर्नी जनरल है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और विधि आयोग के अध्यक्ष है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि भारत सरकार को जो कानूनी विषय पर परामर्श देने का कार्य जो है ये अटॉर्नी जनरल के द्वारा किया जाता है, यानी कि एजी के द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी, यानी कि जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का कार्य करता है। ठीक है, और देश सकते यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बातें बताई गई हैं। इसे आपको ध्यान रखना है कि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक के अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत सरकार के मुख्य विधि जो कि परामर्शदाता कौन है, ठीक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सचिव विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सेम वही बात है कि मुख्य जो कि भारत सरकार के जो मुख्य विधि की बातें हो रही है, कानूनी रूप से देखा जाए तो परामर्शदाता कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत सरकार का मुख्य जो विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, उनके द्वारा इसे दिया जाता है। देख सकते हैं कि 76 के 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार। देख सकते हैं कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं आर्टिकल 76 में कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय यानी कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, कहीं भी जाकर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, 2 में लिखा गया है कि उसमें वही योग्यताएं होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है और उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। या चौथा में लिखा गया है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि भारत के जो महान्यायवादी के जो विषय में जो बातें बताई जा रही है कि देख सकते हैं कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। बिल्कुल बातें सही है, इसके ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, परंतु वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसके उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग दे सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि सब कुछ कर सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा 76 में लिखा गया, ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति
को उसे पदच्युत करने का अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, कि भारत के महानवादी के बारे में आपको देखना बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत के जो महानवादी के बारे में जो कथन दिए गए इसको आपको बताना है। एक में लिखा गया कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, 2 में एक लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, और 3 में एक लोकसभा में बोल सकता है, और 4 में एक लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तमाम बातें बिल्कुल सही बताई गई, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है, ये वो बिल्कुल गलत है। बाकी आप देख सकते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। ठीक है, तमाम बातें को आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के संविधान के अनुच्छेद 88 में अभी कथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महानवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले। ठीक है, किंतु देख सकते हैं इसके आधार पर मत देने का जो हकदार वह नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। बोल सकता है, भाग नहीं सकता, लेकिन वह मत नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत सरकार को कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि भारत सरकार के कौन सा अधिकारी है जो सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति है, अटॉर्नी जनरल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कैग है, उसके बाद चुनाव आयुक्त है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें जो बताई जा रही है अटॉर्नी जनरल के बारे में कही जा रही है। ठीक है, कि भारत सरकार के वह एक सदस्य होता है, सदस्य अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महानवादी भाग ले सकता है। चूंकि देख सकते हैं कि प्रश्न में बताया गया कि विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यह उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में विचार नहीं है। ठीक है, उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं रहता। ठीक है, देख सकते हैं। और दोस्तों आगे और इसमें बातें बताई गई है, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कि इस दौरान देख सकते हैं कि वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वह उत्तर महानवादी होगा। ठीक है, देख सकते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आगे लिखा गया साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी यानी कि ऑफिसर शब्द प्रयुक्त हुआ। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा के पदेन सभापति होता। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। आप देख सकते हैं कि सरकारी अधिवक्ता होता है, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, या प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करिए। तो देखिए, तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है, ठीक है, देख सकते हैं एक प्रकार के देखा है कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के आंतरिक भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में देख सकते हैं कि अन्य जो विधि अधिकारी होते हैं जिसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उन्हीं के सलाह देने के लिए जो होते हैं अटॉर्नी जनरल के आंतरिक। ठीक है, और देख सकते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। ठीक, कौन? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार की बातें हो रही। ठीक है, राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक महानवादी है, एडवोकेट जनरल है, महान्यायाधिकर्ता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही एडवोकेट जनरल के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही जो होता है जो कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं इसे। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 165(2) के देख सकते हैं कि एडवोकेट जनरल यानी कि जो महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, ठीक है। देख सकते हैं 165 के अनुसार देख सकते हैं अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्ति कर सकता है। यानी कौन कर सकता है, तो देख सकते हैं कि अनुच्छेद 165 के बताया राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय यानी कि राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान इस बात को रखेंगे। आगे देख सकते 165 के 3 बताया गया कि वह राज्यपाल के पश्चात प्रयाण पद धारण करता है और वह सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। केंद्र में आप देखिए महान्यायवादी के बारे में बताया गया था और यहाँ पर किसके बारे में, तो महाधिवक्ता के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में अच्छी तरह से रखना है। वहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा था और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत वो पद को धारण कर रहा था, और यहाँ देख सकते हैं कि राज्य में राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद को धारण कर रहा है और जब तक चाहेगा तब तक वो रह सकता है, जब तक राज्यपाल चाहेगा, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है, देख सकते हैं क्या के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 155 के अनुसार देख सकते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देख सकते हैं कि भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण का अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि 51 के 2 में देख सकते हैं कि वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा और परीक्षण का रिपोर्ट संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं को सौंपता है, ठीक है। दोस्तों दोनों बातें अलग बताई गई है। 151 के 1 में अलग है कि वह रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, और 51 के 2 में है कि राज्यपाल को सौंपता है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है, और अनुच्छेद आपको 148 को ध्यान रखनी है, जो कि इसमें बताया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो तीनों फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति के कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि भारत जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर जो नियुक्ति किए जाते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के वेतन एवं शर्तों का निर्धारण का अधिकार जो संसद को दिया गया, ठीक है। यानी कि इसका वेतन और जो भी है इसकी बातें सभी संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि संसद ने CAG के वेतन शर्तें से संबंधित प्रावधानों का वर्ष 1971 के अधिनियम नियमित किया, ठीक है। और इनके अनुसार देख सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है जो पहले आ जाए, यानी कि चाहे तो 6 वर्ष पूर्ण जाए या उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तमाम फैक्ट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और बी है कि उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। और सी में है कि सेवानिवृत्त के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तमाम बातें बतानी है कि कौन सा इनमें गलत है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो बात है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जो बताया जा रहा है कि कौन सा ही नहीं है, तो देख सकते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत
कर सकते हैं, इस बात को यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं। ठीक है, तमाम बातें सही है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं डी जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 की 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और देख सकते कैग को दे सकते हैं, कैग यानी वही सीएजी के बारे में कहा, राष्ट्रपति पदयुक्त नहीं कर सकता, बल्कि उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, क्योंकि उनके वेतन उनकी सभी शर्तें जो उन्हीं के समान इनको दिया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। और संविधान के जो दूसरी अनुसूची के प्रावधान में बताया गया 12 के 1 के तहत भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताए गए, इसको आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि देख सकते हैं अनुच्छेद 148 के 4 के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक के महालेखा परीक्षक भारत सरकार की या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, यानी फिर दोबारा कहीं भी जो है पद पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश से कथन एक में बातें बताई गई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सूचित करना अपितु औचित्य भी है। ठीक है, और कथन बी में बताया जा रहा है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर ABCD में सही है। ठीक है, तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें हम ऑप्शन बी की, तो A और R दोनों सही है और R जो है एक ही सही तरीका से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों को सूचित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की टिक्का टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, और दे सकते हैं संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, संसद की, ठीक है, संसद की दे सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टिक्का टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संसद की होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के संविधान के अनुच्छेद 151 के 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। देख सकते हैं, ठीक है, कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। और अंत में देख सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिक्का टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ठीक है, देख सकते हैं भारत के महानुवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम जो बातें बोली जाती है भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के बारे में कहा जा रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य एवं शक्तियां के वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तमाम जो फैक्ट हैं 149 इसको आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि प्रवर समिति के, प्रकलन समिति के, प्रधानमंत्री के या फिर लोक लेखा समिति के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि भारत का नियंत्रक या महालेखा, देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और इस प्रकार इस समिति की एक मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, ठीक है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन है 1975 है, 1977 है, 76 है और 1981 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि वर्ष 1976 में देख सकते हैं कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्य जो है केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के CAG की बात करें तो कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग के पृथक किया गया और CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन एवं अकाउंटिंग के कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, तमाम फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखनी है। आगे लिखा गया कि हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों दायित्व यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करते हैं। तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता, ठीक है, राज्यों के जो वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। ऑप्शन है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें बताई जा रही है कि राज्यों के जो वित्तीय लेखा का परीक्षा करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त आयोग, तो इनमें से कोई नहीं है जो कि इसको लेखन परीक्षण करता है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं केंद्र के साथ साथ राज्य के जो वित्तीय लेखों के जो समीक्षा का जो कार्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है यानी कि CAG के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को या फिर मंत्री परिषद को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोक निधि का अभिभावक देख सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, ठीक है। और अंततः लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारत का CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, या लोक विधि संरक्षक के रूप में, या फिर सलाहकार के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में। तो आप और उपयुक्त में से सभी के संरक्षक के रूप में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही कि भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्य करते हैं देख सकते हैं लोक विधि संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के संविधान सभा में डॉक्टर जो अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, ठीक है। और वह सार्वजनिक धन का संरक्षण होगा, ठीक है। और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए, ठीक है। तमाम फैक्ट जो बातें बताई गई इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। यानी जो बातें बताई जाए कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों के अध्ययन है, ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है
कि सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन और व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें गलत बताई जा रही है, देख सकते हैं कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, यहाँ पर बिल्कुल बातें गलत है, जबकि यहाँ पर सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, ये तमाम जो है लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोक वित्त यानी कि पब्लिक जो फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों के अध्ययन है, ठीक है, और इसके अंतर्गत में दे सकते हैं सार्वजनिक व्यय है, लोक राजस्व है और सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं, ठीक है। और लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और यह वीडियो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें, देखिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।